नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCSH हिसार। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है और पीछे भी वीडियो बनाई हैं कि रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग से किस तरह से पौधों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी वीडियो बनाई थी कि इनके अधिक प्रयोग से किस प्रकार जमीन के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इसमें वीडियो बनाएंगे कि इनके अधिक प्रयोग से किस प्रकार से जल और वातावरण के स्वास्थ्य और मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो इसमें क्यों इस पे जरूरत आई ये वीडियो बनाने की कि हमें कुछ डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स मिल रही हैं। वैसे तो काफ़ी समय से आ रहे थे इंडिकेशंस कि लगभग 1980-1990 के बाद से ही देख रहे थे कि जो न्यूट्रिएंट्स का एक इम्बैलेंस यूज हो रहा है। पहले यूरिया का ज़्यादा प्रयोग होता था, दूसरे पोषक तत्वों का कम प्रयोग होता था, और जब देखा कि जमीन में फास्फोरस की भी कमी आने लग गई है तो DAP और सुपर का प्रयोग शुरू होने लग गया। और जब पता चला कि पोटास और जिंक की भी कमी आ गई है तो इनका प्रयोग किसान करने लगे। लेकिन जमीन के अंदर पौधों के स्वास्थ्य के लिए या जमीन के स्वास्थ्य के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है और इनमें से एक पोषक तत्वों की भी यदि कमी हो जाती है तो पौधों की बढ़वार और जमाव पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पे जैसे जिंक है, इसकी जो जरूरत है 1 एकड़ में मुश्किल से 200 ग्राम की फसल को जरूरत होती है, और जिसकी पूर्ति के लिए हम डालते हैं 10 से 20 किलो। अगर खेत में और पानी में नमक है तो 20-25 किलो प्रति एकड़ तक भी डाल देते हैं जिंक सल्फेट को, अदरवाइज 10 किलो डालते हैं। और इसमें से फसल को जो जरूरत होती है मुश्किल से 150-200 ग्राम की जरूरत होती है। अगर इनमें से कोई भी तत्व की कमी हो जाती है तो पौधा बढ़वार नहीं कर पाता है। और कई पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनके अंदर पोषक तत्वों की हिडन हंगर होती है, यानी कि छुपी हुई भूख होती है जो हम पहचान नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से पैदावार भी हमारी घटती है, उसका भी हमें पता नहीं चल पाता है। लेकिन जब हम प्रयोग करने लगते हैं तब करने लगते हैं जब उसके लक्षण, उसके सिम्टम्स जब पौधों के ऊपर दृष्टिगोचर हो जाते हैं, हम तब उनका प्रयोग करने लगते हैं। तो अब जैसे हम यूरिया डालते हैं खेत में, और अब रिपोर्ट भी ये आ रही है कि किसान 8 से 10 बैग यूरिया तक प्रयोग करने लगे हैं। और अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की बात करें तो 12 से 15 बैग यूरिया तक प्रति एकड़ भी किसान प्रयोग कर रहे हैं, विशेष तौर पर सब्जियों की फसलों में, ताकि सब्जियों की फसल जल्दी से हार्वेस्ट होकर के मंडी में आ जाए और अच्छे रेट उपलब्ध हो जाएं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम यूरिया डालते हैं तो उसमें उसके 2 हिस्सों में टूट जाता है। वो जो पौधे की खुराक होती है, यानी कि अमोनियम और नाइट्रेट के रूप में, जो पौधा लेता है वो नाइट्रेट के रूप में लेता है। तो पहला प्रोसेस अमोनिफिकेशन का है, दूसरा नाइट्रिफिकेशन का है। तो अमोनिफिकेशन में अमोनियम बनता है, नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट बनते हैं। तो जब नाइट्रेट बनते हैं पौधे की जरूरत के हिसाब से पौधा ले लेता है, लेकिन जब हम एक्सेस या ज्यादा मात्रा में यूरिया प्रयोग करते हैं तो जो नाइट्रेट है वो सॉइल सॉल्यूशन में आकर के या तो उसका लॉस हो जाता है, पानी के साथ बह जाता है, या ऊपर डीनाइट्रिफिकेशन होकर के गैस बनकर वातावरण में चला जाता है। लेकिन अगर जैसे जमीन में रहता है, जब हम यूरिया डालते हैं तो जो नाइट्रेट हैं उनको जरूरत के अनुसार पौधा ले लेता है। कुछ अमोनियम जो मिट्टी है उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है, उसके ऊपर स्थिर हो जाता है, फिक्स हो जाता है। लेकिन जो नाइट्रेट ज्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में होता है, उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है नाइट्रेट के ऊपर, और मिट्टी के जो पार्टिकल हैं, जो कण हैं, उनके ऊपर भी माइनस का चार्ज होता है। और उस माइनस चार्ज की वजह से उसके ऊपर कैल्शियम, मैग्नीशियम या अमोनियम फिक्स होते हैं। लेकिन मिट्टी के कण के ऊपर माइनस चार्ज होने की वजह से वो नाइट्रेट को स्वीकार नहीं कर पाती है, क्योंकि नाइट्रेट के ऊपर भी माइनस का चार्ज है और मिट्टी का जो पार्टिकल है, जो सॉइल का पार्टिकल, उसके ऊपर भी माइनस चार्ज है। तो वो जो नाइट्रेट है तो
तो उसका क्या होगा कि जो फालतू का नाइट्रेट बच गया वो जमीन में पानी के साथ जब बारिशें होती है ज़्यादा मात्रा में, या हम खेत में जब पानी देते हैं और खेत जब पानी पीता है तो नीचे वो रिस करके चला जाता है। और रिपोर्ट्स ये हैं कि जो वाटर एक्वीफर्स हैं, यानी कि जो वाटर टेबल है, वहाँ तक नाइट्रेट की क्वांटिटी, उनमें अमाउंट बढ़ने लगी है। और जिसकी वजह से वो नाइट्रेट जो पानी में चला गया है, जो वाटर टेबल के अंदर चला गया है, तो जब हम उसका पानी पीते हैं ट्यूबवेल्स के तौर पे या हैंड पंप नलका वगैरह जब लगाते हैं उसके अंदर से पीते हैं, तो हमारे शरीर में जाकर के हमारी किडनी, लीवर और हार्ट वगैरह को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से हमारी लगातार एक बीमारियां बढ़ रही हैं। तो ये क्या करता है, इसका साइंटिफिक क्या है कि किस तरह से प्रभावित करता है ये। हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन के ऊपर अगर ऑक्सीजन बैठा हुआ है, यानी कि अगर हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है तो उसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन को हटा करके कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बैठ जाता है ऑक्सीजन की जगह, तो उसको कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं। तो यहां से बीमारियां शरीर में शुरू हो जाती हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लग जाती है शरीर में। तो गैस्ट्रिक टाइप जो समस्याएं हैं जो हर तरह से प्रभावित, दिल को प्रभावित कर सकती हैं, किडनीज को प्रभावित कर सकती हैं, एसिडिटी बढ़ने लग जाती है, एसिड बढ़ने लग जाते हैं, उसकी वजह से स्वास्थ्य प्रभावित होने लग जाता है। लेकिन जब हम पानी ऐसा पीते हैं जिसमें नाइट्रेट है, या भोजन ऐसा खाते हैं या दूध ऐसा पीते हैं जिसके अंदर नाइट्रेट की क्वांटिटी अधिक है, तो हेमोग्लोबिन के ऊपर नाइट्रेट बैठ जाता है, उसको बोलते हैं मेट हेमोग्लोबिन। यानी कि जब मेट हेमोग्लोबिन बैठ जाता है तो नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने की वजह से, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से कैंसर जैसी, क्योंकि नाइट्रोजन भी कार्सिनोजेनिक है, इसके अतिरिक्त जब नाइट्रोजन हम ज्यादा डालते हैं तो इम्बैलेंस होने की वजह से और नाइट्रोजन की बढ़वार की वजह से जब जो फसलें हैं उनकी बढ़वार अधिक होने लग जाती है, उनमें सकुलेंसी आने लग जाती है, उनमें कीड़े और बीमारियां ज्यादा लगने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दवाइयां यानी कि पेस्टिसाइड भी ज्यादा डालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से भी जो कार्सिनोजेनिक, कैंसर वगैरह, दूसरी शुगर जैसी बीमारियां हैं, थायराइड जैसी बीमारियां हैं, वो शरीर के अंदर बढ़ने लग जाती हैं। और इसका प्रभाव एक सीधे तौर पर एक हमारे अंदर आने लग जाता है। और इसका देखा जा सकता है बच्चों में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं, विशेष तौर पे 6 महीने से कम एज के बच्चे, तो उनमें आप देखते हैं कई बार बच्चा नीला होकर के और मृत्यु का ग्रास बन जाता है, तो उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। ये नाइट्रोजन की वजह से होता है। जब हेमोग्लोबिन के ऊपर नाइट्रेट बैठ जाता है, ऑक्सीजन हट जाता है, तो उसकी जगह ये जब आ जाता है तो बच्चा नीला होकर के और उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी तरह से पशुओं में जैसे नाइट्रेट टॉक्सिसिटी एक बीमारी है, जब नाइट्रेट उनके चारे में बढ़ जाता है तो उनमें भी जैसे गलघोटू या दमघोटू जैसे बीमारियां हैं वो बढ़ने लग जाती हैं, और जिससे पशुओं के लिए भी खतरा बढ़ जाता है। अब ये तो था कि पानी के जब वाटर टेबल के अंदर नाइट्रेट चला जाता है तो उसका क्या प्रभाव है। अब जो वाटर बॉडीज है हमारी, जैसे झील हैं या लेक्स हैं, नदियां हैं, समुद्र है, जब ये नाइट्रोजन जो हम ज्यादा डाल रहे हैं, जब इरोजन के रूप में, बाढ़ के रूप में, या जब मिट्टी कट के चली जाती है या बाढ़ आती है या अंडरग्राउंड वाटर जब बह करके किसी तरह से इन वाटर बॉडीज में चला जाता है, जिस अंडरग्राउंड वाटर में नाइट्रेट बढ़ जाता है वो भी जैसे बह करके चला जाता है, तो उनमें क्या होता है कि वाटर बॉडीज में, तो उनमें एक तरह से एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाती है। जो ये काई होती है, जो ब्लू ग्रीन कह लें ये, या दूसरी जो एल्गी होती हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है नाइट्रोजन ज्यादा होने की वजह से, तो उसको एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं। तो उसका एक विशेष टर्म होती है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि एल्गल ब्लूम आ जाता है, उसमें काई इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है पानी के अंदर कि वो जो पानी के अंदर की ऑक्सीजन है उसको प्रयोग करने लग जाती है, जिसके होने से जो पानी के अंदर मछलियां वगैरह या दूसरा जीवन है, ऑक्सीजन कम होने की वजह से वो मरने लग जाती हैं, प्रभावित होने लग जाती हैं, और जो पानी का सिस्टम वो डिस्टर्ब होने लग जाता है और डिके होने लग जाती है, और इस तरह से पानी का जो जियो केमिकल साइकिल है वो भी इसमें डिस्टर्ब होने लग जाता है। इसी तरह से एयर क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है। जब हम ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन डालते हैं, खेत में यूरिया डालते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो वोलेटिलाइजेशन अमोनिया के रूप में, जब अमोनियम होती है, जब वो अमोनिया में परिवर्तित होती है तो अमोनिया गैस बन करके हवा में चला जाता है वोलेटिलाइजेशन से, और जो एयर क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा जो नाइट्रेट बनते हैं, नाइट्रेट जब
इसका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जब बन जाता है तो ये भी हवा में जाकर के ग्लोबल वार्मिंग करता है। और मैं आपको बताऊं कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीन गैसें मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, यानी कि जो वातावरण है, वायुमंडल है, उसके बदलाव में इन तीनों गैसों का, जो क्लाइमेट चेंज है, इन तीनों गैसों का महत्वपूर्ण रोल होता है। और जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, जो ग्लोबल यानी कि जो वातावरण के टेम्परेचर को बढ़ाने की अक्षमता है, जो नाइट्रस ऑक्साइड जो यूरिया के प्रयोग से होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी 512 गुना ज्यादा होती है, यानी कि ये उससे लगभग 550 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में सहभागी बनता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में भी जो ये हम खेती कर रहे हैं और विशेष तौर पे एक्सेस अमाउंट में खादों का, रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं या पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग हमारी बढ़ रही है। और अब देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में सबसे बड़ा जो थ्रेट है, सबसे बड़ा जो भय है, डर है, वो ग्लोबल वार्मिंग का है, क्लाइमेट चेंज का है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर साल एक जो प्रकृति है ये हिंसक होती जा रही है। अब आप देखते हैं कहीं ज्यादा बारिशें हो जाती हैं, कहीं सूखा पड़ जाता है, और जहां बारिशें होती हैं वहां फ्लड आ जाती हैं। ऐसी जगह फ्लड आती हैं जहां कभी बारिशें नहीं होती थी, और जितनी बारिशें होती थी, जैसे राजस्थान का रेगिस्तान का एरिया है, कच्छ भुज का एरिया है, वहां ज्यादा बारिशें होती थी तो रेतीले जो इलाके होते थे पानी पी जाते थे। लेकिन अब ऐसा होता है कि वहां भी फ्लड आने लग गई है, और बादल के फटने की समस्या भी बार बार हमारे सामने उजागर हो रही है। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। तो इस तरह से जब हम अधिक मात्रा में अगर एक रासायनिक इनपुट की तरफ जाएंगे, विशेष तौर पे यूरिया का प्रयोग जरूरत से ज्यादा करेंगे, तो इसमें न केवल जमीन का स्वास्थ्य है, पौधों का स्वास्थ्य है, बल्कि धरती के ऊपर जितना भी जीवन है उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से हर स्तर पर एक मानवता को एक खतरे का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद।